हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। आज अभी तक देखो हम लोगों ने क्या देख लिया था। 1857 से पहले के रिवोल्ट्स देख लिए थे। ये 1857 से पहले कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई। अब हम उन सभी रिवोल्ट्स के माध्यम से 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे, 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे, जिसको सेपॉय म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है। सेपॉय म्यूटिनी यानी कि कहीं ना कहीं आर्मी से रिलेटेड है, यानी कि आर्मी के सोल्जर्स ने इसको स्टार्ट किया था। और आप देखोगे बाद में ये एक सिविलियन रिवोल्ट बन जाता है। शुरुआत इसकी आर्मी पर्सनल ने ही की थी, लेकिन बाद में ये एक सिविलियन रिवोल्ट बन जाता है। और एक और बात, मैंने इस चैप्टर को एज इट इज स्पेक्ट्रम से नहीं उठाया है, मैंने इसके अंदर अपने नोट्स शामिल किए हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम कहीं ना कहीं मुझे इस चैप्टर के लिए थोड़ी सी मतलब कंसोलिडेटेड सी नहीं लग रही थी। ठीक है, कुछ पॉइंट कहीं दे रखे थे, कुछ पॉइंट कहीं दे रखे थे, क्लैरिटी नहीं थी पॉइंट्स के अंदर, तो मैंने इसके अंदर अपने नोट्स शामिल किए हैं। आइए आसान तरीके से इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात को याद रखना, जो 1857 का रिवोल्ट है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर नहीं हुआ था। कुछ मेन सेंटर है, मेरठ से स्टार्ट हुआ, मेरठ के बाद दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली के बाद अवध इसका एक मेन सेंटर रहा है। अवध जो है इस रिवोल्ट का मेन सेंटर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लगभग मैं कहूँगी 1/3 पॉपुलेशन जो थी वो इस रिवोल्ट में अवध की ही थी। वजह जानेंगे कि अवध में ऐसा क्या था कि अवध के इतने सारे लोगों ने इसके ऊपर ध्यान दिया, यानी अवध के इतने सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। फिर ये कानपुर, झांसी, कैलकाटा, इन रीजन्स के अंदर फैलता है। ठीक है, मेनली ये जो नॉर्थ इंडिया वाला रीजन है ये इसका एपिसेंटर रहता है। और आप देखोगे 1857 का जो रिवोल्ट है ये कल्मिनेशन है, जितने भी पहले रिवोल्ट्स हुए हैं उनका कल्मिनेशन क्या होता है, आप ऐसा मान के चले जितने पहले छोटे छोटे रिवोल्ट्स हुए हैं उन सब का एक उग्र रूप 1857 के रिवोल्ट में आपको देखने को मिलता है। तो ये मेन सेंटर है। अगर आप लोग को मेंस में कुछ क्वेश्चन मिले तो आप लोगों को भी इसी तरीके से ड्रॉ करके बताना है कि मेरठ से स्टार्ट होता है। ये आपको पता है 10 मई 1857 को ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है। मेरठ से सोल्जर्स जो है दिल्ली के लिए निकलते हैं। 11 मई 1857 को वो दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली दरबार में। वहाँ बहादुर शाह जफर को कहते हैं कि हमारे जो नेतृत्व कीजिए, आप हमारी लीडरशिप कीजिए, आप हमारे लिए लीडर हैं, और आप इस बहादुर शाह जफर को ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि 1857 का रिवोल्ट हुआ कैसे था। जो भारतीय अंग्रेजों के सामने बोल भी नहीं पा रहे थे वो 1857 के अंदर ऐसा कैसा रूप ले लेते हैं कि वो अंग्रेजों के खिलाफ इतने बड़े लेवल पे विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में मैं बांटूंगी। इसके एक के अंदर कॉजेज देख रहे हैं, फिर दूसरे के अंदर देखेंगे कि कौन कौन लोग इसके अंदर भाग लेते हैं और इसका नेचर क्या रहा है रिवोल्ट का, और तीसरे सेशन में मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेज आप लोगों को बताऊंगी। और इस तरीके से हमारी पूरी 7th यूनिट जो है स्पेक्ट्रम की वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम इसके कॉजेज देखते हैं। देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857 में इससे पहले क्या हो रहा है, जो लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत में रहते हैं। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपैंड करना। ये एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ आए थे कि कैसे ना कैसे ब्रिटिश एम्पायर को मुझे एक्सपैंड करना है। तो इन्होंने 2 पॉलिसी अपनाई, एक तो पीस की पॉलिसी, एक वॉर की पॉलिसी। वॉर तो आपको पता है सीधा वॉर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी वॉर्स हुई, एंग्लो बर्मीज वॉर हुई, एंग्लो सिख वॉर हुई, एंग्लो मराठा वॉर हुई, बहुत सारी वॉर्स हुई, कार्नेटिक वॉर हुई। और दूसरा तरीका इन्होंने पीस का अपनाया। इस पीस में क्या था, लड़ाई नहीं थी, कानून ऐसे बना दिए कि उन कानूनों के माध्यम से आप ब्रिटिश एम्पायर जो है वो इंडिया के राजाओं के क्षेत्रों को अपने हाथ में कर लेता है। इसके अंदर एक पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की, और एक थी डॉक्ट्राइन ऑफ गुड ऑफ द गवर्नड की। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर क्या था, मान लीजिए कोई राजा यानी जो कोई किंग है वो अपने किंगडम में राज्य कर रहा है और उसकी डेथ हो जाती है, और इस किंग का कोई बायोलॉजिकल हायर नहीं है। कोई बायोलॉजिकल हायर नहीं है मतलब इसके द्वारा पैदा किया हुआ कोई मेल हायर नहीं है। ठीक है, एक तो वो इसी के द्वारा पैदा किया हुआ होना चाहिए यानी बायोलॉजिकल होना चाहिए, और दूसरा मेल होना चाहिए। ये 2 शर्तें थी अंग्रेजों की। कोई भी ऐसा किंगडम जिसका कोई बायोलॉजिकल मेल हायर नहीं है, उस एरिया को ये ब्रिटिशर्स लोग अपने हाथ में ले लेते थे। जैसे झांसी को इन्होंने इसी तरीके से अपने हाथ में लिया, क्योंकि झांसी के राजा के मरने के बाद उनका एक अडॉप्टेड सन था। उस अडॉप्टेड सन को कहा कि हम तुमको तुम्हारा राज्य नहीं देंगे, क्योंकि तुम अडॉप्टेड हो, तुम बायोलॉजिकल हायर नहीं हो, तो ये राज्य तुमको नहीं मिलेगा। यानी लड़ाई नहीं,
कुछ कानून ऐसे बना दिए जिससे हमारे एरियाज को ले लिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसका उदाहरण है, झांसी इसका उदाहरण है। दूसरा आप देखोगे बेरार और अवध को किस तरीके से इन्होंने अपने पास हथियाया। डॉक्ट्राइन ऑफ गुड ऑफ द गवर्नड। डॉक्ट्राइन ऑफ गुड ऑफ द गवर्नड क्या है? यहाँ पे ब्रिटिशर्स कैसे ना कैसे करके लोगों के दिमाग में ये भर देते हैं कि ये जो किंग है ये आप लोगों के लिए अच्छे डिसीजंस नहीं ले पा रहा है, ये कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट है, इस वजह से हम लोग आएंगे और आपके राज्य को हम संभालेंगे। और उस राजा को मेयर पेंशन के ऊपर रख दिया जाता है और उसको किसी जेल में बंद कर दिया जाता है या सिर्फ पेंशन उसको दे दी जाती है। तो इस तरीके से पीस की पॉलिसी भी अपना रहे हैं और वॉर की पॉलिसी भी अपना रहे हैं। पीस में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हमने देखा और डॉक्ट्राइन ऑफ गुड ऑफ द गवर्नड देखा। आगे इसको डिटेल में जानते हैं। ब्रिटिशर्स ने, आपको पता है, इससे पहले ही 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी चला दिए थे, रैयतवारी, महलवारी और परमानेंट सेटलमेंट। इन तीनों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम लोग देखेंगे। रैयतवारी, महलवारी, परमानेंट सेटलमेंट। कहने का मतलब क्या है कि जो लैंड रेवेन्यू है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, टैक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा ले लिया, अपने हाथ में हिस्सा ज्यादा ले लिया, ठीक है। और फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा है कि आप लोग कैश क्रॉप्स उगाएं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अराउंड 1820 ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो इसके पीक पर है। यानी इनको बहुत सारे कॉटन चाहिए थी भारत से, बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए था भारत से, बहुत सारी कैश क्रॉप्स चाहिए थी भारत से सस्ते दामों पे यानी चीप रेट्स पे अपना रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहां पे से फिनिश्ड गुड लाके भारत में ही बहुत हाई प्राइसेस पे बेचते थे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने हमारे फार्मर्स को मजबूर किया कि आप लोग कैश क्रॉप्स उगाए, आप लोग नील की खेती कीजिए, आप लोग ओपियम उगाए, ठीक है। इस तरीके से हमारे ब्रिटिशर्स को, हमारे फार्मर्स को ये ब्रिटिश लोग मजबूर कर रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। अब रीजंस देखते हैं। उससे पहले पार्टिसिपेंट्स देख लो, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है 1857 के रिवोल्ट में। लोकल रूलर, क्योंकि इनके हाथ से जब इनका राज्य चला जाता है, जैसे लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, जैसे नाना साहिब, जब इनके हाथ से रूल चला जाता है तो इनकी प्रेस्टीज, इनकी इज्जत, इनका जो दबदबा था वो सब खत्म हो जाता है। फार्मर्स, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऐसी गंदी गंदी आई है कि ये फार्मर्स बेचारे मरने पे मजबूर हो गए हैं। जमींदार्स, जब जमींदार्स ब्रिटिशर्स को खुश नहीं कर पाते, पहले ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं कि आप लोग किसानों से जितना मन चाहे पैसा लो, हमको X% दे देना। अब ये X% इतना ज्यादा होता था कि ये जमींदार पूरी ही नहीं कर पाता था, तो ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इन जमींदारों से जमींदारी लेने लग गए। और रैयतवारी सिस्टम के अंदर तो क्या किया, जमींदारों को हटा ही दिया बीच में से कि आप लोग हटो, हम डायरेक्ट किसानों से लिंक कर लेंगे और इस इंटरमीडियरी नाम को ही हटा देते हैं। यानी जमींदार लोगों से उनकी जमींदारी छीन ली गई, तो इनको भी अपनी बेइज्जती फील हुई। फिर सोल्जर्स, बहुत सारे आर्मी के अंदर रिफॉर्म्स किए गए जिसकी वजह से सोल्जर्स भी इनसे खफा थे। आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन क्यों खफा है इनसे, क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने की वजह से क्या करते थे, ये सारा रॉ मटेरियल यहाँ से ब्रिटेन ले जाते हैं, यानी हमारे इंडस्ट्री वालों को रॉ मटेरियल नहीं मिल पाते। और दूसरा, इतने चीप रेट्स पे, या मैं कहूँ यहाँ पे लाके सारा माल डंप कर देते हैं और इस माल की वजह से, और ये कहा जाता है कि आपको ब्रिटिश गुड ही खरीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे आर्टिसंस, हमारे क्राफ्ट्समैन की दुकानदारी चलनी बंद हो गई। जो हाथ से हम काम करते थे वो प्रोडक्ट जो है मशीनी प्रोडक्ट की कंपैरिजन में पिछड़ता चला गया और आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन सब बेरोजगार हो गए। फिर प्रिस्ट और स्कॉलर्स क्यों इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं? अब आप देखो, राजा है, जब राजा की चलती है, जब राजा का राज्य अच्छा चलता है तो ये लोग वहां पे यज्ञ भी करवाते हैं, ये लोग वहां पे हवन भी करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, और जिसके अंदर प्रिस्ट्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में दान दिया जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा दिया जाता है। ये स्कॉलर्स लोग क्या करते थे, राजा की प्रशंसा कर रहे हैं। आप देखते हो ना कि हर्षवर्धन के लिए ऐसी पोएम लिख दी, ये कवि लोग होते थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स होते थे जो राजा की प्रशंसा में, राजा के एरिया के लिए, राजा के ने जो भी काम किए हैं उसके लिए किताबें लिखते थे, और जिसके बदले में राजा, जो किंग था, जो रूलर था, वो इनको पैसा दे रहा है। लेकिन अब राजा खुद ही पेंशन पे आ गया, खुद ही उसको पेंशन मिल रही है गिनी चुनी, तो ये प्रिस्ट और स्कॉलर्स ये भी बेरोजगार हो गए, जिसकी वजह से ये इन सब लोगों का रिसेंटमेंट फूटता है, यानी गुस्सा फूटता है, और ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ बिगुल बजा देते हैं। इसमें किसने पार्टिसिपेट नहीं किया? 1857 में किसने पार्टिसिपेट नहीं किया? एक तो मिडिल क्लास ने, जो एजुकेटेड अर्बन लोग थे। इनको लगता था ये ब्रिटिशर्स हमारे लिए अच्छे हैं,
ये ब्रिटिशर्स ही हैं जो रूढ़िवादी पॉलिसीज को खत्म करके हमारे यहाँ एजुकेशन को प्रमोट करेंगे और हमको एक वेस्टर्न कल्चर दिखाएंगे जो हमारे लिए बेटर है। इसलिए मिडिल क्लास ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर वेस्ट बंगाल का जो सिविलियन एरिया है, आप देखोगे ये वो एरिया है जहां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहां सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, जहां बड़े बड़े कॉलेजेस बनाए थे इन्होंने, बड़े बड़े फोर्ट्स बनाए थे। यहाँ के लोगों को भी ये लगता है कि ये ब्रिटिश लोग आकर हमारा डेवलपमेंट करते हैं, और यहाँ से भी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तीसरे, मनी लेंडर्स, जो जिनको जन्म देने वाले ही ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी इतनी बुरी थी कि ये मनी लेंडर नाम का शब्द जो है वो हमारी हिस्ट्री से जुड़ गया। जो किसान लोग हैं, जो फार्मर लोग हैं, उन लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा डेट का बर्डन पड़ जाता है, इतना ज़्यादा पैसे का बर्डन पड़ जाता है कि कुछ लोग मनी लेंडर के रूप में उभर के आते हैं और इन किसानों को कहते हैं आप हमसे पैसा लो, इतने प्रतिशत ब्याज पे हम आपको पैसा देंगे, इतने प्रतिशत इंटरेस्ट पे पैसा देंगे, और ये पैसा फिर वो उनसे ब्रिटिशर्स खोस लेते हैं, ब्रिटिशर्स छीन लेते हैं। ये मनी लेंडर जो है ब्रिटिशर्स की वजह से ही चल पा रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ऐसी आई थी कि किसानों को मनी लेंडर्स की जरूरत पड़ी, इसलिए ये मनी लेंडर ब्रिटिशर्स से खुश हैं और एक साठ गांठ बना के रखते हैं ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, जो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स, बहुत सारे प्रोविंसेस ऐसे थे जो चाहते थे कि ये हम ब्रिटिशर्स के साथ नहीं लड़ेंगे, उसकी बहुत सारी वजह थी जिसको हम आगे समझेंगे। ठीक है। अब देखते हैं कॉजेज क्या क्या रहे 1857 के। देखो, दो तरीके से कोज बांटे जाते हैं, कुछ थे लॉन्ग टर्म कोज और कुछ थे शॉर्ट टर्म कोज। लॉन्ग टर्म कोज जो बहुत पहले से, लगभग 100 सालों से, आप समझ के चलो 1757 से वजह शुरू हो जाती है लड़ाई की, और जो 1857 तक इतनी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है कि लोग फाइनली इनके खिलाफ लड़ाई कर ही देते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म कोज कौन कौन से थे? कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे, कुछ इकोनॉमिक रीजंस थे, कुछ सोशल रिलीजियस रीजंस थे, कुछ मिलिट्री रीजंस थे। शॉर्ट टर्म कॉजेज के अंदर कुछ इमीडिएट कॉज थे। मैं इमीडिएट कॉज के अंदर आपको बताना चाहूंगी, 1856 में देखो क्या होता है, क्रीमियन वॉर होता है। इस क्रीमियन वॉर में एक तरफ ब्रिटेन है और एक तरफ रशिया है, और कहीं ना कहीं ये ब्रिटेन के लोग इस क्रीमियन वॉर के अंदर कमजोर दिखाई देते हैं। तो अब क्या होता है, लंदन की गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि हम यहां से क्रीमिया में अगर आर्मी भेजते हैं तो बहुत दूर पड़ेगा, आप ऐसा करो, ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ले लो और भारत से एक सोल्जर्स की जो पूरी टीम है वो क्रीमिया वॉर के लिए भेज दो। अब ये सोल्जर्स खफा थे इस बात से, ये लोग रिवर्स पार नहीं करना चाहते थे, ये 7 समंदर पार नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी ब्राह्मण लोग थे वो लोग रिवर को पार करना अपने कास्ट का लॉस मानते थे, कि मतलब हमारी जाति ही खत्म हो गई। उनको अछूत मान लिया जाता था, जो एक गलत शब्द है, उनको गांव के अंदर कास्टलेस मान लिया जाता था कि तुम हमारी जाति के ही नहीं हो। उनको गांव से निकाला दे दिया जाता था, यानी बुरा मानते थे नदियों को क्रॉस करना, समुद्रों को क्रॉस करना। लेकिन फिर भी ये सोल्जर जैसे तैसे यहाँ पे भेजे गए। ठीक है। अब जैसे ही ये वापस आते हैं तो आर्मी के अंदर इतना बड़ा बदलाव होता है। एक तो गन्स का इशू होता है, ठीक है, कार्ट्राइजेस का इशू होता है, ग्रीस्ड कार्ट्राइजेस इनको मिलती है इस युद्ध में लड़ने के लिए। दूसरा, इनके आटे के अंदर, इनके फ्लोर के अंदर बोन डस्ट मिला दी जाती है। अब जब ये थके हारे इस युद्ध से वापस लौटे, ब्रिटेन जीत गया था इस युद्ध में, जब ये थके हारे इस युद्ध से वापस लौटते हैं तो ये देखते हैं हमने ब्रिटिशर्स के लिए इतना कुछ किया, हम ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज के अंदर भी गए, लेकिन ना तो हमारी सैलरी बढ़ाई गई, ऊपर से हमारे खाने में बोन डस्ट डाला जा रहा है, हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है, और फिर हमको जो गन्स दी जाती है उसके ऊपर पिग फैट और काउ फैट, पिग फैट यानी सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी चढ़ाई जाती है, जिसको इनको मुंह से छीलना पड़ता था और फिर मुंह से छील के इन बंदूकों के अंदर लोड करना पड़ता था। अब मुस्लिम लोग पिग के फैट को पवित्र मानते हैं और हिंदू लोग काऊ को पवित्र मानते हैं, यानी कि दोनों के ही रिलीजियस सेंटिमेंट आहत हुए। ये इमीडिएट कोज बनते हैं, लेकिन ये सिर्फ यही कोज नहीं थे, और ऐसा सिर्फ मेरठ के अंदर नहीं हो रहा था, बहुत सारी छावनी के अंदर, बहुत सारे बैरक्स के अंदर ऐसा हो रहा था, यानी ऑल ओवर इंडिया के अंदर भारतीय सोल्जर्स के साथ ऐसा किया जा रहा था। तो ये कुछ इमीडिएट वजह बनी थी गुस्सा फूटने की, लेकिन ये सिर्फ ये वजह नहीं थी कि इतनी सी बात से वो लोग नाराज हो गए। लॉन्ग टर्म लगभग 100 सालों से वो लोग परेशान थे, और वो 100 सालों की वजह क्या थी वो हमें जाननी है। सबसे पहले हम पॉलिटिकल कोज पढ़ते हैं।
जैसा मैंने आपको बताया, लॉर्ड डलहौजी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को लेके आया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ गुड गवर्नड। अब झांसी क्या रीजन मैं आपको बता दूं, झांसी की पूरी बातें बता दूं, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग इसने यानी लॉर्ड डलहौजी ने अपने अंदर मिला लिया। झांसी कहाँ है? यूपी के बुंदेलखंड रीजन में है। यहाँ के राजा थे राजा गंगाधर राव। 1853 में इनकी डेथ होती है विदाउट मेल बायोलॉजिकल हायर, मतलब इनका खुद का कोई पुत्र नहीं होता है। इनकी डेथ के बाद रानी लक्ष्मीबाई क्या करती है, अपने एक सन को अडॉप्ट कर लेती है और अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स झांसी को अनिक्स कर लिया जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स कहते हैं क्योंकि आपका खुद का पुत्र नहीं है, आपका अडॉप्टेड सन है, तो ये क्षेत्र हम उसको नहीं दे सकते, ये क्षेत्र तो हमारा हो गया। और लक्ष्मीबाई को पेंशन के तौर पे पेंशनर बना के रख दिया जाता है। ठीक है, ये थी आपकी बात डॉक्ट्राइन ऑफ पॉलिसी की, यानी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी एक वजह है, पॉलिटिकल कोज। दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ गुड गवर्नड। अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, इसको कहा गया कि तुम तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो, तुम आर्मी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तुम एक्सटर्नल अफेयर नहीं संभाल पा रहे हो, तुम इनएफिशिएंट हो, तुमको कलकत्ता प्रिजन में भेजा जाता है, आपकी पेंशन आपको मिलती रहेगी, इस क्षेत्र को हम लेते हैं अपने अंडर और इस तरीके से इससे साइन करवा के इसको यहां से निकाल दिया जाता है। तो ये भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का एक उदाहरण है। ठीक है, अब देखो ये पहली वजह थी पॉलिटिकल कॉज के अंदर, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ कंपनी। दूसरी वजह क्या है? रूलर और जमींदार की पावर का लॉस होना, ये भी पॉलिटिकल वजह है। क्या होता है, लोकल रूलर ये मानते थे ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नहीं है, ये मोरल्स का लैप्स है, आपने हमसे हमारा गुरूर छीन लिया, आपने हमसे हमारी मोरालिटी छीन ली। नैतिकता का तौर ये कहता है कि जो राजा का राज्य है कम से कम उसकी इज्जत तो छोड़ दो वहां पे, लेकिन आप लोगों ने हमें मेयर टुकड़ों पे पालना छोड़ दिया है, यानी आप लोग हमें सिर्फ पेंशन दे रहे हैं जिससे हमारी इंसल्ट हुई। ठीक है, और कहीं ना कहीं जमींदार और रूलर को ये लगता था कि ब्रिटिशर्स सिर्फ ट्रेडर हैं और वो भारत के लिए कुछ भला नहीं कर सकते, वो केवल यहाँ पे अपनी एक बड़ी मार्केट ढूंढने आए हैं, और जो हकीकत भी थी। ठीक है, तो ये भी एक वजह रही है लड़ाई की। तीसरा पॉलिटिकल कॉज क्या है? लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी नॉट रिकॉग्नाइजिंग टाइटल्स। लॉर्ड डलहौजी क्या करता था, जो राजा थे बहुत सारे राजाओं को पहचान ही नहीं दी, उसके टाइटल को ही नहीं पहचाना। जैसे बाजीराव का अडॉप्टेड सन था नाना साहेब, तो नाना साहेब को ना तो कोई पेंशन दी, ना ही नाना साहेब को कोई रिकॉग्निशन दिया, और उसके राज्य को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर खुद के अंदर अनिक्स कर लिया। बहुत सारे ऐसे रूलर थे, जैसे कार्नाटिक का था, थंजावुर का था, उन्होंने अपना टाइटल, अपनी पेंशन, अपना किंगडम इसी तरीके से खो दिया था। तो बहुत सारे किंगडम के अंदर, बहुत सारे रूलर्स के अंदर भी अंग्रेजों के प्रति रिसेंटमेंट था। ये थी पॉलिटिकल वजह जो हम लोगों ने डिस्कस की। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे 1857 के रिवोल्ट के। एक तो ब्रिटेन की लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव और बहुत ज्यादा ऑपरेसिव थी। लॉस ऑफ लैंड्स फ्रॉम लैंड होल्डर, जो लैंड होल्डर्स लोग थे उनकी लैंड उनसे ले ली गई। ठीक है, बहुत सारे फेमाइंस आए इनके समय में। 1757 से लेके आप मान के चले 1857 तक लगभग 12 मेजर फेमाइन आते हैं। लेकिन इतने बड़े फेमाइंस के बावजूद भी इन लोगों को क्या कहा गया, फार्मर्स को क्या कहा गया कि आपको अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जब बारिश ही नहीं हो रही है, खेती ही नहीं हो रही है, ये लोग टैक्स का पैसा कहाँ से जमा करें? तो बहुत ज़्यादा एम्पावरिशमेंट फैल जाता है, जमींदार के अधिकार उनसे ले लिए जाते हैं। ठीक है, मनी लेंडर एक नई प्रजाति उभर के आती है जिसने ब्रिटिशर्स के साथ साथ, मतलब कि ये ब्रिटिशर्स के साथ रहते थे, ब्रिटिशर्स के चमचे आप कह सकते हो, और ये मनी लेंडर फिर फार्मर्स को और जमींदार को और ज़्यादा परेशान करने लगे कि आप लोग हमसे टैक्स ले लो, हमसे पैसा ले लो और ये पैसा आगे ब्रिटिशर्स को दे देना। और ये इतना हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे कि फार्मर प्रिंसिपल अमाउंट का इंटरेस्ट ही नहीं चुका पाता था। ठीक है, और लास्ट में फार्मर से उसकी जमीन ले ली जाती थी। और क्या प्रॉब्लम थी? इनके लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से यहाँ पे आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन, फार्मर्स, जमींदार, इंडियन एग्रीकल्चर हर तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ। पहला इकोनॉमिक कॉज 1857 के रिवोल्ट का। दूसरा इकोनॉमिक कॉज समझो, 1757 से 1853 तक क्या होता था, इनकी पॉलिसी थी बाय चीप सेल डियर, मतलब कि यहां से रॉ मटेरियल बहुत सस्ता खरीद के ले जाते थे ब्रिटेन में। ठीक है, चीप रॉ मटेरियल ब्रिटेन में ले जाते थे, वहां पे जाके फिनिश्ड गुड बनता था और ये फिनिश्ड गुड वापस इंडिया में आके बहुत हाई रेट्स पे बेचा जाता था, बहुत हाई रेट्स पे बेचा जाता था। ठीक है, तो ये थी 1757 से 1813 तक की उनकी पॉलिसी कि सस्ता खरीदो और महंगा बेचो, बाय चीप सेल डियर।
लेकिन बाद में क्या होता है, 1813 से 1857 तक इनकी पॉलिसी रही लेसेस फेयर की, यानी फ्री ट्रेड की, लेकिन ये यूनिलेटरल लेसेस फेयर था, यूनिलेटरल फ्री ट्रेड था। क्या मतलब हुआ, जब ब्रिटेन से इंडिया के अंदर फिनिश्ड गुड बन के आ रहा है तब कोई ड्यूटी नहीं लगाई जा रही, तब उनके सामान पे कोई ड्यूटी नहीं लगाई जा रही, ड्यूटी फ्री है वो। लेकिन जब इंडिया से माल ब्रिटेन में जा रहा है तो उसके ऊपर हाई ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसा क्यों भाई, जिससे हमारा माल ब्रिटेन में महंगा हो जाएगा और वहां पे कोई इसको कंपटीशन दे, मतलब उनके ब्रिटेन के ही माल को कंपटीशन कोई दे नहीं पाएगा और हाई ड्यूटी वाला माल कोई नहीं खरीदेगा, यानी इंडियंस के प्रोडक्ट को कोई परचेज नहीं करेगा। ये पॉलिसी इनकी 1813 यानी 1813 से 1857 तक रही लेसेस फेयर की, यानी नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी, जो एक तरफा थी। फ्री ट्रेड था लेकिन एक तरफा था। जब ब्रिटेन से माल भारत आ रहा है तब तो कोई ड्यूटी नहीं, लेकिन जब इंडिया से ब्रिटेन माल जा रहा है तब हाई ड्यूटी लगा देते थे। इनका खुद का बैंकिंग सिस्टम था जो भारतीयों के पल्ले भी नहीं पड़ा और भारतीयों के हक में भी नहीं था। ठीक है, ये दूसरी वजह, दूसरा इकोनॉमिक कोज। तीसरा इकोनॉमिक कोज क्या था, जब लोकल रूलर भारत के अंदर राज करते थे तो हायर पोस्ट पे भी और लोअर पोस्ट पे भी इंडियंस को ही रखा जाता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आ गए तो हायर पोस्ट पे केवल ब्रिटिशर्स दिखाई देने लगे और लोअर पोस्ट पे केवल लोअर पोस्ट के लिए इंडियंस लोगों को अपॉइंट किया जाने लगा और वहां पे भी इनका कोई इंक्रीमेंट नहीं होता था, यानी नो ग्रोथ टू इंडियंस, इंडियंस को कोई ग्रोथ नहीं की जाती थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कोवरली जैक्सन, ये एक ब्रिटिश ऑफिसर है, इन्होंने भारत के अंदर इनाम कमीशन बनाया। इस इनाम कमीशन को किस लिए बनाया गया था, इस इनाम कमीशन को इसलिए बनाया गया था, ये 1852 में बना है इनाम कमीशन, और इस कमीशन को ये कहा गया था कि आपको जमींदार के, जो महलवारी सिस्टम के अंदर जमींदार आते हैं, इनसे इनकी लैंड ले लेनी है। ठीक है, इनको लैंडलेस करना है, और जैसे ही जमींदार से जमींदारी सिस्टम ले लिया जाता था तो इनकी प्रेस्टीज और लैंड दोनों ही चली जाती थी, क्योंकि जमींदारों की इज्जत उनकी जमीन से थी। ठीक है, आज भी आप देखोगे तो आपको, जब आप हरियाणा साइड एरिया में आओगे ना, तो आपको ये दिखेंगे कि ये जमींदार लोग हैं, यानी कि उनकी लैंड, उनके पास उनकी लैंड है, लैंड को एक इज्जत से जोड़ दिया जाता है कि इनके पास इतनी ज़मीनें हैं, इतने किले हैं इनके पास। जो लोग हरियाणा के आसपास रीजन में रहते हैं वो समझते भी होंगे लैंड को कैसे इतना बड़ा फिजिकल एसेट माना जाता है, उससे उसको इज्जत से जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब इन जमींदारों से इनकी जमींदारी ले ली गई, इनका लैंड ले लिया गया, यानी इनका गुरूर, इनका प्रेस्टीज ले लिया गया, और इनाम कमीशन इसीलिए बनाया गया था कि जितने भी किंग्स को जो भी लैंड गिफ्ट में मिली है, एक तो वो चीज़, और दूसरा जितने भी जमींदार हैं इनसे इनकी जमींदारी छीनो, इनसे इनका लैंड छीनो अलग अलग तरीके से। ये कोवरली जैक्सन ने इनाम कमीशन 1852 में बनाया था। ये भी एक इकोनॉमिक कॉज है ब्रिटेन के खिलाफ रिजेंटमेंट का। ठीक है, हमने पॉलिटिकल कॉज पढ़े। पॉलिटिकल कॉज के अंदर क्या क्या पढ़ा, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कंपनी की, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ गुड ऑफ गवर्नड। फिर हमने रूलर और जमींदार की पावर लॉस पढ़ा। फिर हमने लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी नॉट रिकॉग्नाइजिंग टाइटल, जिसमें हमने नाना साहेब को डिस्कस किया। इकोनॉमिक कॉज में इनकी लैंड रेवेन्यू सिस्टम आ गई, बाय चीप सेल डियर एंड लेसेस फेयर की पॉलिसी आ गई। लोकल रूलर के टाइम में जब, मतलब अब सिर्फ लोअर पोस्ट पे ही इंडियंस दिखाई दे रहे हैं, और इनाम कमीशन के बारे में हमने जाना। नाउ लेट अस मूव टू मिलिट्री एंड रिलीजियस कॉजेज, दोनों को मिक्स कर दिया मैंने। देखो क्या होता है, 1820 में आर्मी रिफॉर्म्स होते हैं और आर्मी का यूनिवर्सलाइजेशन किया जाता है। अब आर्मी के अंदर मेनली जो सोल्जर्स थे वो अवध से थे, और अवध में भी ब्राह्मण कम्युनिटी से ज़्यादा थे, राजपूत कम्युनिटी से ज़्यादा थे, और लोअर कास्ट से भी थे, यानी अवध से ज़्यादा बच्चे जो हैं, ज़्यादा सोल्जर्स जो हैं आर्मी के अंदर थे। यूनिवर्सलाइजेशन करने के बाद, आर्मी रिफॉर्म्स के बाद, इस आर्मी के अंदर कोई भी कास्ट या क्लास का सिस्टम रखा ही नहीं। यानी सभी को सेम मैस शेयर करना है। जितने भी सोल्जर्स हैं, ऑफिसर का मैस अलग होता था, ब्रिटिश ऑफिसर का मैस अलग होता था, उनके बैरक भी अलग होते थे। लेकिन जितने भी ये लोग होते थे, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, सबको कॉमन मैस यूज करने के लिए कहा। सबके बैरक सेम है, सबके बेदिंग प्लेसेस सेम है। ठीक है, यानी अपर कास्ट और शूद्रा को सेम जगह, जब तक छुआछूत वगैरह बहुत ज्यादा था, अनटचेबिलिटी बहुत था, शूद्रास को बहुत लो माना जाता था, अपर कास्ट और शूद्रा यानी ब्राह्मण, राजपूत और शूद्रा को एक ही जगह रखा जा रहा है, एक ही जगह खाना है, एक ही जगह पीना है, एक ही जगह नहाना है, यानी कि सेम स्टेटस कर दिया सबका।
यानी अपर कास्ट वालों को कोई स्पेशल अटेंशन नहीं मिल रही। उन लोगों को ऐसा लगा जैसे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, इसलिए अपर कास्ट के लोगों में ज़्यादा रिजेंटमेंट आ गया। आर्मी रिफॉर्म 1820 यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ आर्मी एक मिलिट्री कोर्स बन के रहा, जो एक रिलीजियस सोशो रिलीजियस कोर्स भी है। उसके बाद 1813 के अंदर आप देखोगे, जब 1813 का चार्टर एक्ट आता है तो उसके अंदर कह दिया जाता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को आप भारत के अंदर अपने रिलीजन को प्रोपगेट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हमें ये भी जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जहां से आपको ये पता लगता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते थे, यानी ब्रिटेन वाले लोग क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते थे। ऐसे कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो इस चीज़ का प्रूफ देते हैं, इनकी कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो क्रिश्चियनिटी को इम्प्रूव कर रही है, ठीक है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज अपने धर्म को प्रोपगेट कर रहे थे, जिससे हिंदूज भी घबरा गए और मुस्लिम्स भी घबरा गए और सिख लोग भी घबरा गए कि ये तो हमारे कल्चर को ही खत्म करना चाहते हैं। दूसरी वजह लड़ाई। फिर पोस्ट ऑफिस एक्ट आता है 1854 का। देखो, एक तो हमारे जवानों को, हमारे सोल्जर को इतनी दूर दूर 7 समुंदर पार भेज दिया। पहले क्या होता था, पोस्टल सर्विस सोल्जर्स के लिए फ्री होती थी, लेकिन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 का आने के बाद ब्रिटेन वालों ने ये कह दिया, ये जितने भी सोल्जर्स लोग हैं इनको भी अपनी पोस्ट पे चार्ज देना पड़ेगा। एक तो उन्हीं के ही काम से हम विदेश में पड़े हैं और ऊपर से जब हम ही इनकी पोस्टल सर्विसेज को यूज कर रहे हैं तो हमको पैसा देना पड़ेगा। तो इससे लोगों में गुस्सा आ गया, ठीक है। चौथी वजह क्या थी, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। इसके अंदर क्या था, ये लॉर्ड कैनिंग लेके आए थे ये एक्ट। इसके अंदर ये था कि जितने भी सोल्जर्स हैं उनको जहां का ऑर्डर मिलेगा उनको जाना पड़ेगा। जब इनको आर्मी के अंदर न्योता दिया जाता था, आर्मी के अंदर रिक्रूट किया जाता था, तो एक एफिडेविट साइन करवाया जाता था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट का। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कोई भी सोल्जर मना नहीं कर सकता ओवरसीज जाने के लिए, क्योंकि क्या होता था, ओवरसीज जाने को सब लोग मना क्यों करते थे, क्योंकि इनको रिवर्स क्रॉस करनी पड़ रही है, इनको सीज क्रॉस करने पड़ रहे हैं, और अगर रिवर और सीज क्रॉस करते हैं तो इनका लॉस ऑफ कास्ट माना जाता है, ठीक है। लॉस ऑफ कास्ट माना जाता है, लॉस ऑफ क्लास माना जाता है। तो जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 के आने की वजह से भी लोगों में गुस्सा आया, ठीक है। क्रॉसिंग रिवर मीन्स लॉस ऑफ कास्ट। उसके बाद एक और एक्ट आता है रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850। लॉर्ड डलहौजी ने पहले ये कहा कि इफ इट वाज रूल दैट इफ एनी सन और एंसेस्टर चेंजेस इट्स रिलीजन देन प्रॉपर्टी विल नॉट बी एनी इनहेरिटेड टू देम। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलता है तो उसके बच्चे को, यानी उसके नेक्स्ट हायर को, उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग क्रिश्चियनिटी में खुद को कन्वर्ट करते हो, अगर आप लोग क्रिश्चियनिटी में खुद को कन्वर्ट करते हो तो आपके सन को, यानी आपके हायर को, आपके नेक्स्ट हायर को आपकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। यानी आपकी प्रॉपर्टी जो है वो हेरिटेंस के अकॉर्डिंग ही चलेगी, अगले वंश को ही मिलेगी। अब इससे भी लोगों में गुस्सा था कि आपको फोर्सली क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करने को कहा जा रहा है। ये रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850 था। क्रीमियन वॉर 1856, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 1856 में जो क्रीमियन वॉर चलता है, भारत से यानी इंडिया से लोग, इंडिया से सोल्जर्स की टीम जो है वहां पे भेजी जाती है जबरदस्ती, और वहां पे इन लोगों को ये र्यूमर, ये अफवाह देखने को मिलती है कि हमको जो गन्स यूज करनी है, उस गन्स के अंदर देखो क्या होता था, जब आप बुलेट को लोड करते थे, बारूद को लोड करते थे, तो उसके अंदर मॉइस्चर ना आ जाए। मॉइस्चर आने से आपको पता है बम पटाखे भी नहीं बच पाते हैं, है ना, फूस हो जाते हैं वो। ऐसे ही इनकी गन्स की जो बुलेट है, जो बारूद है, वो उसमें मॉइस्चर ना आ जाए, इसके लिए उसके ऊपर हार्ड कवरिंग की जाती थी, उसके ऊपर हार्ड कवरिंग की जाती थी, और ये कवरिंग पिग फैट और काउ फैट से की जाती थी। इन गोलियों को लोड करने से पहले इनको मुंह से छीला जाता था। तो सोल्जर्स के अंदर ये गुस्सा था कि आप लोग हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हो, क्योंकि पिग मुस्लिम्स के लिए और काव हिंदूज के लिए बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, पूजते हैं वो लोग। तो इसलिए सोल्जर्स में गुस्सा आ गया, ठीक है। ये एक इमीडिएट कोज का भी कारण बना। तो अब जब ये क्रीमियन वॉर से थके हारे यहाँ पे आ रहे हैं तो इनको पता लगता है कि एक तो हमारे साथ ये बुलेट वाला इशू, ऊपर से हमारे फूड के अंदर अडल्ट्रेशन की जा रही है, बोन डस्ट मिलाया जा रहा है हमारे आटे में, जिसके खिलाफ आवाज उठाई मंगल पांडे ने, जो 34th इन्फेंट्री के एक जवान थे मंगल पांडे। उन्होंने इसके आवाज उठाई, इसके खिलाफ आवाज उठाई, और जैसे ही वो आवाज उठाते हैं
मतलब विद्रोह करते हैं और मंगल पांडे ने एक ब्रिटिश ऑफिशियल को भी मार दिया जाता है। मंगल पांडे एक ब्रिटिश ऑफिशियल को मार देते हैं, जिसके बदले मंगल पांडे को फांसी चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी इशू हुआ। वहां पे अंग्रेज ये कहते थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों से प्रश्न पूछने की, जैसा कहा जाता है बस वैसा करते रहो। र्यूमर्स थे बॉर्न डस्ट के आटा में, ठीक है, पिग काउ फैट का ग्रीस कार्ट्राइजेस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद बहुत सारे सोशल चेंज भी हो रहे थे, जैसे लॉर्ड विलियम पेंटिक ने सती प्रथा को अंत कर दिया था। विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह अलाउ हो गया था। गर्ल्स को वेस्टर्न एजुकेशन दी जा रही थी। ब्रिटेन के लोग टेम्पल और मोस्क यानी मंदिर और मस्जिद के अंदर टैक्स को इम्पोज करने लगे थे, टैक्स को स्टार्ट कर दिया था, टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था। यानी यहाँ के लोगों को ये लगने लगा ये तो हमारे इंडियन कल्चर को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो यहाँ से जो सिविलियन लोग हैं वो भी इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। अब हमें ये जानना है कि अवध का ऐसा क्या स्पेशल केस था, अवध को क्यों सेंटर ऑफ रिवोल्ट, ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ रिवोल्ट क्यों मानते हैं, क्यों 1/3 लोग जो इस विद्रोह में थे वो सारे अवध के थे, इसके बारे में हमें जानना है। ब्रिटेन की आर्मी में मैक्सिमम सोल्जर अवध से थे और अवध में भी फार्मिंग फैमिली से थे, यानी किसानी परिवार से थे, उनके माँ बाप जो है किसान थे। और ये बच्चे, ये सोल्जर्स क्या देख रहे हैं कि ये जो ब्रिटेन के लोग हैं ये हमारे पेरेंट्स को इतना परेशान कर रहे हैं, हमारे बड़ों को इतना परेशान कर रहे हैं, फार्मर्स को इतना परेशान कर रहे हैं कि उनसे उनकी ज़मीन ले ली जाती है, उनसे उनका सारे हक ले लिए जाते हैं और ऊपर से इनकी रेवेन्यू पॉलिसी इतनी ज़्यादा है कि इतना ह्यूज टैक्स जो है वो लगा दिया जाता है। यानी सोल्जर्स के अंदर गुस्सा यहीं से पनप जाता है कि आप हमारे पेरेंट्स को इतना बुरी तरीके से परेशान कर रहे हो, हमारी फैमिली को इतनी बुरी तरीके से परेशान कर रहे हो, क्योंकि सोल्जर्स फार्मिंग फैमिली के ही आते हैं। और जो ये फार्मर थे ये अपने राजा के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, लॉयल टुवर्ड देयर रूलर। जब ये लोग ये देखते हैं कि हमारे किंगडम के रूलर को ही जेल में डाल दिया, इससे लोगों के अंदर, अवध के लोगों के अंदर और ज़्यादा गुस्सा भर जाता है। ठीक है, ये थी क्या वजह थी कि अवध के अंदर इसका ज़्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि 1/3 आर्मी सोल्जर अवध के ही थे। अब जब उनको पता लगा कि हमारी फार्मिंग फैमिली के साथ, यानी हमारे भाइयों के साथ, हमारे पापा के साथ ऐसे काम किए जा रहे हैं या हमारे राजा को जेल में भेज दिया है, तो उनमें गुस्सा तो फूटेगा ही फूटेगा। ठीक है, केस ऑफ दिल्ली समझो। दिल्ली के अंदर क्या हुआ था, बहादुर शाह 2 लास्ट मुगल रूलर है, यानी कि बहादुर शाह जफर 1856 में। उन्होंने क्या कहा कि फकीरुद्दीन उनका सक्सेसर रहेगा, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा, मैं इंपीरियम इन इंपीरियो नहीं चाहता। ये इंपीरियम इन इंपीरियो क्या है इसको समझो, मैं इंपीरियम इन इंपीरियो नहीं होने दूंगा। क्या मतलब हुआ, बीच में दिल्ली है, इधर आप देखोगे इधर पंजाब है, इधर मराठा था, गुजरात था, ठीक है, नीचे पूरा साउथ है, डेक्कन वाला रीजन है, यहाँ बंगाल है, चारों तरफ ब्रिटिशर्स फैल चुके हैं, चारों तरफ ब्रिटिशर्स का हुकूमत चल पड़ा है, बीच में दिल्ली है जहाँ पे मुगल दरबार लगता है। तो इंपीरियम इन इंपीरियो क्या होता है कि इतने बड़े किंगडम के बीच में एक अलग से ये किंगडम मैं नहीं होने दूंगा। लेकिन बहादुर शाह 2 क्या कहते हैं कि मैं तो मेरा एंसेस्टर फकीरुद्दीन को बनाऊंगा, ठीक है, फकीरुद्दीन को बनाऊंगा। तो लॉर्ड डलहौजी क्या कहते हैं कि ठीक है, एंसेस्टर बन जाएगा, राजगद्दी पे बैठ जाएगा, कुर्सी पे बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसके हाथ में पावर नहीं दूंगा। अब ये बात बहादुर शाह जफर को भी पता थी कि पावर तो नहीं देगा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, नाम से ही सही, लेकिन नॉमिनल राजा तो बना रहेगा मेरा बेटा। लेकिन जब फकीरुद्दीन की डेथ हो जाती है, लॉर्ड डलहौजी उस समय लंदन वापस चले जाते हैं। अब लॉर्ड डलहौजी जब लंदन चले जाते हैं, नए गवर्नर के रूप में लॉर्ड कैनिंग उभर के आते हैं। अब लॉर्ड कैनिंग से बहादुर शाह जफर ये कहते हैं कि फकीरुद्दीन तो मर गया, आप मेरे छोटे बेटे यानी मेरे दूसरे बेटे को इस गद्दी पे बिठा दो। लेकिन लॉर्ड कैनिंग इसको डिनाई कर देते हैं कि तुम्हारे दूसरे बेटे को नहीं बिठाऊंगा, मैं इंपीरियम इन इंपीरियो नहीं चाहता हूँ। इंपीरियम इन इंपीरियो क्या है समझ गए होगे, बड़े से राज्य के बीच में एक छोटा सा एक और राज्य, चारों तरफ ब्रिटेन वाले हैं, बीच में मुगल दरबार बैठा है। तो ब्रिटेन वाले बोले इसको भी हटाओ यहाँ से, ठीक है, कोई मुगल दरबार नहीं, सब ब्रिटिशर्स का ही होगा। लॉर्ड कैनिंग नए गवर्नर बन के आते हैं। बहादुर शाह कहते हैं कैनिंग को कि मेरे सेकंड सन को रूल दे दो, लेकिन नहीं दिया जाता है, लॉर्ड कैनिंग मना कर देते हैं। अब जो दिल्ली के लोग थे वो मुगल्स को एज अ प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम मानते थे कि ये इस्लाम की रक्षक है, भगवान की छाया मानते थे, जिल्ले इलाही कहते थे, यानी आइडल ऑफ जस्टिस, न्याय की मूर्ति कहते थे। जब उसके राजा के साथ ये काम होता है तो दिल्ली के लोगों भी बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं
और ये वजह थी कि दिल्ली भी एक सेंटर बना। ठीक है, अब एक कंसेप्ट है एब्सेंटी सॉवरेनिटीशिप का। ब्रिटिशर्स लोग इसको अपनी किताबों में लिखते हैं एब्सेंटी सॉवरेनिटीशिप। हमको देखना है एब्सेंटी सॉवरेनिटीशिप क्या है। आपको पता है मुगल्स भी हमारे लिए फॉरेनर थे, बाहर से आए थे, और ब्रिटेन वाले भी हमारे लिए फॉरेनर थे। लेकिन फिर भारत ने मुगलों को तो अपना लिया था, ब्रिटिशर्स को क्यों नहीं अपना सके थे, इसको समझना। मुगल्स उज्बेकिस्तान से आए थे, ब्रिटेन यूके से आए हैं। मुगल्स क्या करते थे, भारत को, इंडिया को अपना घर बनाया और यहाँ पे सेटल होने आए थे। लेकिन ब्रिटेन वालों ने कभी भारत को अपना घर नहीं समझा। वो भारत को एक मार्केट समझते थे कि भारत में से पैसा कमाएंगे और वापस जाके ब्रिटेन में मजे करेंगे। उन्होंने कभी भारत को अपना नहीं समझा। मुगल्स हमसे टैक्स लेते थे, वो टैक्स हम पे ही खर्च करते थे, सड़कें बना दी, नहर बना दिए, तालाब बना दिया, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन वाले टैक्स तो हमसे लेते थे, लेकिन जाता कहां था, रानी के पास जाता था। यानी लंदन में उसका डेवलपमेंट, उसका खर्चा चल रहा है। लंदन की गवर्नमेंट, लंदन की पार्लियामेंट हमारे पैसे से चल रही थी। मुगलों के अंदर क्या होता था, जब मुगल दरबार लगता था भारत में, यानी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन विद इन इंडिया ही चलती थी। लेकिन आप देखोगे ब्रिटिशर्स यहाँ थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन यूके से चल रही है, यानी कहीं भी अपनापन आपको नहीं दिखेगा। इस कंसेप्ट को पीपल ने मुगलों को तो एक्सेप्ट कर लिया एज इंडियंस, लेकिन ब्रिटिशर्स को कभी नहीं कहा। यही कंसेप्ट एब्सेंटी सॉवरेनिटीशिप कहलाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स इसको क्या कहते हैं, इस बात को कि मुगलों को अपना लेना लेकिन ब्रिटिशर्स को ना अपनाना, एब्सेंटी सॉवरेनिटीशिप के आप लोगों ने हमको कभी अपनाया ही नहीं, इंडियंस ने कभी ब्रिटिशर्स को अपनाया ही नहीं, इसलिए भी ये 1857 का रिवोल्ट होता है। क्यों नहीं अपनाया, उसकी वजह आपको यहाँ पे दिख रही है। क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि वो हमसे टैक्स ले रहे हैं। मुगल भी लेते थे, लेकिन मुगल हमसे टैक्स लेके हम पे ही खर्चा कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन वाले हमसे टैक्स लेके खुद मजे कर रहे हैं लंदन के अंदर। वो एडमिनिस्ट्रेशन भारत से ही चला रहे हैं मुगल लोग, लेकिन इनकी रानी बैठी है जो हम पे हुकूमत चला रही है। समझ रहे हो, ये कुछ कॉजेज थे, कॉजेज हम लोगों ने देख लिए। मेन लीडर्स देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, कौन कौन से मेन लीडर्स थे। बहुत सारी बातें और जाननी है, इसका इम्पैक्ट क्या रहा, कौन कौन से लोग इसकी लड़ाई में आते हैं, कहाँ कहाँ ये लड़ाई कैसे कैसे आगे बढ़ेगी। अब 2 सेशन और आएंगे चैप्टर नंबर 7 के। अब इसके बाद आप लोग स्पेक्ट्रम पढ़ना, आप लोगों को और भी अच्छे से समझ आएगी। जो भी नए एस्पिरेंट जुड़े हैं इस चैनल से, वो यूपीएससी विद पायल गुप्ता, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पे जीएस विद पायल गुप्ता, जीएस विद पायल गुप्ता ये मेरा पेज है, आप लोग जुड़ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।